तो आप सभी लोगों को नमस्कार। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आज सभी लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप भी इस पॉलिसी के अंडर आएंगे और ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया है। तो क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे। बहुत सारे बच्चों का मुझे ईमेल आया था या मुझे मैसेज आया था कि सर इसके बारे में ग्रेजुएशन, कोई मुझे लिख रहा है कि 4 साल का सर ग्रेजुएशन हो गया, हम लोग क्या करेंगे, जॉब कैसे मिलेगा। कोई मुझे लिख रहा है कि सर ये क्या हो रहा है, सेमिस्टर सिस्टम समझ नहीं आ रहा, सेमिस्टर सिस्टम क्यों चालू हुआ। तो इन सब चीज़ जो ये हो रहा है सब कुछ आता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ही मिनटों के अंदर ये पूरा पॉलिसी का लॉजिक क्या है, इसका क्या गुड साइड है, क्या बैड साइड है, ये क्यों लागू हुआ, सब कुछ आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। तो चलिए जल्दी से आज आप लोग कंसंट्रेशन के साथ बैठ लीजिए और आज हम लोग इस टॉपिक को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब एजुकेशन पॉलिसी तो था लेकिन इसमें कुछ नया चेंजेस किया गया है। तो न्यू एजुकेशन, न्यू का मतलब क्या, कुछ नया आया है। तो मतलब ये कि इंडियन गवर्नमेंट पहला बार ला रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी? नहीं। सबसे पहले जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आया था आज़ादी के बाद, पहले हमारे ब्रिटिश जमाने में एक एजुकेशन पॉलिसी था, देश को आज़ादी मिला 1947 में। तो पहला जो एजुकेशन पॉलिसी आया था, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कब आया था बोलिए तो? फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने लाया था 1968 में। तब हमारे पीएम कौन थे? मिसेस इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के सरकार के समय सबसे पहले क्या आया था? एजुकेशन पॉलिसी आया था 1968 में। और इसके बाद सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी कब लाया था? इन्हीं के बेटे ने, उनके कुछ साल बाद इन्हीं के बेटे ने सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी लाए थे। कब? सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी जो कि 1986 को लाया गया था। ये किसने लाया था? मिस्टर राजीव गांधी, श्री राजीव गांधी, हमारे तब के जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, राजीव गांधी ने ये एजुकेशन पॉलिसी लाए थे। फिर बाद में कुछ ही सालों बाद इसको कुछ मॉडिफाई किया गया। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया कब? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं 1986 से 1992। तो 1986 से 1992 ये दोनों ही क्या है बोलिए तो ये दोनों सेकंड एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आता है। इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया। इस जो एजुकेशन पॉलिसी को है इसको थोड़ा मॉडिफाई करके ये किसने किया था? तब के जो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव जी ने सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया था। तो ये जो सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी था, मैंने भी सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी में मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। तो हमारे टाइम में क्या होता था? हमारे टाइम में क्लास 1 का जो एडमिशन होता था, ये सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी का मैं बात बोल रहा हूँ। तो हमारे टाइम में क्लास 1 का जो एडमिशन होता था, क्लास 1 का, वो कब होता था? 6 ईयर्स के एज में होता था। 6 ईयर्स के एज में होता था। और हमारा जो गवर्नमेंट का जो एजुकेशन पॉलिसी था, एजुकेशन पॉलिसी क्या था? 10+2 लेवल का एजुकेशन पॉलिसी था। यह था ओल्ड एजुकेशन सिस्टम। मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के पहले जो था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सेकंड था, सेकंड एजुकेशन पॉलिसी में 6 ईयर्स के एज में क्या था? बच्चों को क्लास 1 में भर्ती किया जाता था और गवर्नमेंट 10+2 लेवल तक गवर्नमेंट का दायित्व था पढ़ाना। पहले क्या होता था? पहले आप लोग क्लास 10 या क्लास 12 तक कोई भी गवर्नमेंट का बोर्ड के अंदर पढ़ते थे। जैसे वेस्ट बंगाल में अगर होते हैं तो आप क्लास 10 आप लोग देंगे WBBSC, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्लास 12 देते थे वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। आप दूसरे किसी बोर्ड में है, यूपी बोर्ड में है तो यूपी बोर्ड का एग्जाम है, झारखंड बोर्ड में तो झारखंड बोर्ड का एग्जाम है, उड़ीसा में तो उड़ीसा के बोर्ड का एग्जाम है, जहां भी आसाम में तो आसाम बोर्ड का एग्जाम। तो 12 तक बाद, उसके बाद भी आप जब यूनिवर्सिटी लेवल में जाएंगे आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाते थे। यूनिवर्सिटी के एग्जाम जैसे कि अलग अलग यूनिवर्सिटी होता है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, हम देखने जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी, IIT के अंदर जाएंगे तो IIT, NIT, जो भी जाएंगे यूनिवर्सिटी के अंदर आता था। यह था ओल्ड एजुकेशन सिस्टम। तो हमारे गवर्नमेंट का एक आर्टिकल था, आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 21A पहले हमें क्या बोलता था? आर्टिकल 21A बोलता था राइट टू एजुकेशन के बारे में। तो सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी में ये सब इंक्लूडेड था, राइट टू एजुकेशन। मतलब इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या था? राइट टू एजुकेशन में ये क्या लिखा गया था आर्टिकल 21A में कि जो बच्चे 6 to 14 ईयर्स के एज में हैं, 16 to 14 ईयर्स की एज में हैं, तो गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड देम, गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। सो गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट को देना पड़ता है अंडर आर्टिकल 21A। तो ये सब हम लोग चल रहा था। तो ये सब कुछ ठीक था। लेकिन
जैसे जैसे हमारा जनरेशन आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे कुछ हमें चेंजेस लाना पड़ता है, क्योंकि हमारा इंसान का नेचर ही है कि हर समय आगे बढ़ते रहो, डेवलप करते रहो। तो हमारा ये जो एजुकेशन सिस्टम था ये अच्छा था, लेवल अच्छा था, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन का जरूरत था, क्योंकि अभी का जो जनरेशन है और आज से 100 साल पहले जो जनरेशन था उसमें बहुत सारा अंतर है। अभी और भी टेक एडवांस हो चुका है। अभी हम लोग क्या करें, ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया है, हमारे हाथ में इंटरनेट आ चुका है। तो आजकल आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जो हमें मेमोरी में स्टोर करना पड़ता था, वो मेमोरी ऑलरेडी हमारा इंटरनेट खोलेंगे सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। तो मेमोरी में स्टोर करना हमारा मेन टारगेट अभी नहीं हो सकता। अभी हमें टेक अप्लाई के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को आगे रख के हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इस एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 1986 के एजुकेशन पॉलिसी था या 1992 बोल सकते हैं, इसको मॉडिफाई करने के लिए कुछ स्टेप्स किया। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया। एकदम सही बोल रहे हैं, 2020 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, लेकिन इसको सबसे पहले अनाउंस कब किया गया था? तो ये वाला जो हमारा सबसे पहले इसको अनाउंस किया गया था 2019 को। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस किया गया था कब? 2019 को अनाउंस किया गया था। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब चालू हुआ बोलिए तो 29 जुलाई 2020 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी इनैक्ट हुआ। तो अनाउंस कब हुआ था? 2019। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी इनैक्ट या आप लोग बोल सकते हैं हमारा जो चालू हुआ, स्टार्टेड, या बोल सकते हैं इम्प्लीमेंटेड कब? इम्प्लीमेंटेड हुआ 29 जुलाई 2020 को इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, तो 29 जुलाई 2020 को इम्प्लीमेंट किया गया। अंडर किसके चेयरमैनशिप? ये जो कमिटी था, ये 9 मेंबर का एक कमिटी था। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एस्टैब्लिश हुआ, 9 मेंबर का एक कमिटी था, जिसके चेयरमैन कौन थे? जिसके चेयरमैन थे के कस्तूरी रंजन। तो ये कौन है सर के कस्तूरी रंजन? ये के कस्तूरी रंजन है फॉर्मर इसरो के चीफ, फॉर्मर इसरो के चेयरमैन थे के कस्तूरी रंजन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप कीजिए, एक ऐसा एजुकेशन पॉलिसी लाइए ताकि इंडिया का ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम बेटर हो और हमारे जो बच्चे हैं वो और भी टेक एडवांस हो, और भी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, और भी क्रिटिकल थिंकिंग में आगे बढ़े। तो के कस्तूरी रंजन अपने कमेटी मेंबर्स के साथ मिलकर 29 जुलाई 2020 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हमारे लिए लाए हैं। अभी धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। तो आप लोग सब जो आप क्लास देख रहे हैं, सब लोग में मैक्सिमम बच्चे सेमिस्टर सिस्टम में एग्जाम देंगे। आपका सेमिस्टर सिस्टम भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ही आता है। अभी हम लोग देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आया है और इससे आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे। तो कब हुआ? 29 जुलाई 2020 को इनैक्ट हुआ। कौन चेयरमैन थे? के कस्तूरी रंजन। ठीक है। हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, पहले क्या था? 10+2 लेवल था। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसका जो हमारा पैटर्न है, इसका टोटल पैटर्न 4 फेज में होता है। तो 4 पार्ट्स है। तो एनईपी का क्या है? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 5+3+3+4, टोटल देखिए 15, मतलब ये सब साल है। टोटल 5+3 8+3 11 प्लस और 15, टोटल 15 ईयर्स। टोटल 15 ईयर्स यहाँ पर आ रहा है। टोटल एक बच्चा का 15 साल आ रहा है। ये है FPMS। तो ये क्या है, हम सभी चीज को पढ़ेंगे। तो एकदम जो पहला है 5+3+3+4, ये है हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पैटर्न। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे, ये 5 को क्या बोलेंगे? F लिखेंगे। F का मतलब है फाउंडेशन स्टेज। F का मतलब है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज ये कितना साल तक चलेगा? ये 5 साल तक चलेगा फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज का ये जो ओवरऑल एज है, इसको फाउंडेशन स्टेज को हम लोग 2 तरह से डिवाइड करेंगे। एक है एकदम हमारा जो एकदम प्राइमरी लेवल, और एक है थोड़ा क्लास 1 से जो चालू होगा। तो सबसे पहला जो हमारा फाउंडेशन स्टेज है वो चालू होगा क्या? इसको 5 ईयर्स को हम लोग करेंगे। इसको 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा 3 ईयर और एक होगा 2 ईयर्स। तो 3 ईयर्स और 2 ईयर्स में 5 ईयर को हम लोग डिवाइड करेंगे। जो 3 साल है, 3 साल कब होगा बोलिए तो? ये 3 साल बच्चों का मतलब 3 से 6 साल, मतलब एज 3 से 6 ईयर्स तक जब बच्चों का होगा तो होगा। इस साल में कोई भी एग्जाम नहीं होगा। इधर क्या होगा? सिर्फ प्ले होगा। इस टाइम में सिर्फ प्ले होगा।
कोई भी एग्जाम, प्ले मतलब अलग अलग गेम होगा, गेम बच्चों को, जैसे आप लोग बचपन में खेलते थे ना स्किपिंग, या अलग अलग जो गेम होता था, तो ये एकदम किंडरगार्टन लेवल में, जो आंगनवाड़ी बोलते हैं, एकदम किंडरगार्टन लेवल में होगा, प्ले होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। बच्चों का इधर क्रिएटिव स्किल डेवलप होगा, बच्चों का एक्सरसाइज करवा के, अलग अलग माइंड वर्क करवा के, इधर से उधर जाओ, इधर से उधर जाओ, कलर मतलब उन लोग को सिखाया कि इस कलर को ये बोलते हैं, मतलब कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ये पहला 3 साल ये बहुत ही मजे में कटेगा, मजे में, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा। ये 3 ईयर सिर्फ प्ले होगा, और इसमें बच्चों का एज क्या होगा, इस टाइम में बच्चों का एज होगा 3 to 6 ईयर्स, 3 to 6 ईयर्स एज। मतलब बच्चा क्या होगा, 3 साल की उम्र में पहला भर्ती होगा, 3 से 6 साल में इधर रहेगा, ठीक। उसके 2 साल बाद, मतलब 3 से 6 साल बाद फिर क्या हो जाएगा, इसी पे फाउंडेशन स्टेज में रहेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, अभी प्ले के बाद ये वाला कौन सा क्लास आ जाएगा, ये वाला भी क्लास 1 और 2 हो जाएगा। यहाँ पर होगा क्लास 1 और 2 हो जाएगा, और इसमें एज क्या होगा, 6 to 8 ईयर्स, मतलब 6 to 8 ईयर्स एज। मतलब बच्चों का अभी इधर क्या होगा, क्लास 1 से 2 आ गया, इधर बच्चों का एज क्या होगा, 6 से 8 साल के बच्चे इधर पढ़ेंगे। मतलब 2 साल इधर, 6 साल इधर रहा, फिर क्लास 1 में 6 साल में आया, क्लास 2 जब पास करके निकलेगा उसका क्या एज होगा, क्लास 8 साल का वो हो जाएगा बच्चा। तो ये इधर जो पूरा जो एग्जाम है, इधर कोई भी इधर एग्जाम नहीं होगा, जो पहला पैटर्न है, इधर कोई भी एग्जाम नहीं होगा, समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब है फाउंडेशन स्टेज, सबसे पहला जो 5 साल है, उधर कोई भी एग्जाम नहीं होगा, उधर ऐसे हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पहला वाला हो गया, तो ये 5 हो गया। अभी सेकेंड स्टेज क्या है, 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स को हम लोग बोलेंगे प्रिपरेटरी स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज। ये वाला कितना साल तक चलेगा, ये 3 साल तक चलेगा। इधर लिख के रखा हूँ 5 + 3, तो प्रिपरेटरी स्टेज मतलब 3 साल तक ये चलेगा। तो इसका मतलब क्या है सर, इसमें बच्चों का धीरे धीरे एग्जाम चालू होगा, इसमें एग्जाम बिगिन होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें एज क्या होगा बच्चों का एज होगा 8 से लेकर 11, 3 साल तक होगा, इतना एज होगा। और इधर क्या होगा, धीरे धीरे एग्जाम हमारा इधर स्टार्ट होगा, बच्चों का एग्जाम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देखें तो, और ये कौन सा क्लास तक चलेगा, 2 हो गया, तो 3 से लेके 5 तक यहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे। तो एज हो गया 8 से 11 साल, और यहाँ से कौन सा क्लास, क्लास 3 से लेके 5 तक बच्चे इस एज में रहेंगे। तो इधर बच्चे क्या क्या सीखेंगे, इधर बच्चे करेंगे एक्टिविटी करेंगे वेरियस, इधर क्या क्या सिखाएंगे बच्चों को, वेरियस एक्टिविटी होगा, फिर स्टडी होगा, फिर क्या होगा, उसको अपने उसको एक चॉइस रहेगा, वो अपना मदर लैंग्वेज में भी सीख सकता है या हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में सीख सकता है। इधर बच्चों को कंपलसरी नहीं है कि तुम्हें इंग्लिश सीखना पड़ेगा, इधर उसको ऑप्शन रहेगा कि वो जब पढ़ाई करेगा वो मदर लैंग्वेज में अपना कर सकता है, या कोई भी डिजायर्ड लैंग्वेज में वो कर सकता है, मदर लैंग्वेज या हमारे फॉरेन लैंग्वेज या इंग्लिश में वो पढ़ सकता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। कोई बच्चा हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में पढ़ेगा, कोई बच्चा बंगाली में कंफर्टेबल है तो बंगाली में पढ़ेगा, कोई और किसी भाषा में कंफर्टेबल है तो उसी भाषा में पढ़ेगा। ऐसा कोई मतलब बाध्यता नहीं है कि उसे इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, वो इस स्टेज में मदर लैंग्वेज में भी पढ़ सकता है। जिस बच्चे को जिस लैंग्वेज में आसानी लगता है, सुविधा लगता है, उसी लैंग्वेज में पढ़ेगा, एज ईजी एज दैट, नथिंग स्पेशल। तो इसको हम लोग ये वाला बोलेंगे। इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा यहाँ पर हमारा मेनली इधर बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप के ऊपर फोकस किया जाएगा। बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जोर देना इधर दिया जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों का इधर जोर दिया जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब बच्चों को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम दिया जाएगा कि ऐसा नहीं है कि पहले क्या था कि 50 नंबर का एग्जाम हुआ, बच्चों को 50 में अगर 30 आ गया तो पेरेंट्स बहुत डांटते हैं, लेकिन अभी उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा। अभी एग्जाम तो होगा, लेकिन एग्जाम के साथ साथ बहुत सारा उसको टास्क दिया जाएगा, असेसमेंट दिया जाएगा, उसको एक रियल लाइफ सिचुएशन में डाल दिया जाएगा कि इसको आप लोग सॉल्व करके निकलो। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग धीरे धीरे डेवलप होगा। उधर उसको बोल दिया जाएगा कि अगर तुम यहाँ पर फंस गए, यहाँ पर रास्ता है, इधर ये प्रॉब्लम, तुम यहाँ से निकलोगे कैसे। तो ये सब चीज़ों को इधर धीरे धीरे उसका ब्रेन में डेवलप करना शुरू हो जाएगा। और ये साइकोलॉजी या ह्यूमन साइकोलॉजी जो इन मतलब बच्चों को साइकोलॉजी लेके जो पढ़ते हैं, वो लोग ने बोला है कि बच्चों का सबसे ज़्यादा जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो इस साल में होता है। क्रिटिकल थिंकिंग जो डेवलप होता है ना 8 से 11 साल में बच्चों का होना शुरू हो जाता है। 8 से लेकर 11 साल तक बच्चों के बीच में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होना शुरू होता है। समझ पा रहे हैं। तो ये था हमारा सेकेंड स्टेज। तो हमारा क्या हुआ, 5 हो गया, 5 + 3 हो गया। अभी हम लोग जाएंगे उस 3 में। उस 3 का क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। तो उसका नाम है मिडिल स्टेज। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि मिडिल स्टेज क्या है। तो अभी चलिए उसमें जाते हैं, नंबर 3 जो कि है मिडिल स्टेज। तो चलिए क्या है देख लेते हैं। नंबर 3 इज मिडिल स्टेज।
मिडिल स्टेज क्या है? मिडिल स्टेज मतलब ये भी 3 साल तक चलेगा, ये भी 3 साल तक हमारा चलेगा। तो वो क्लास 5 तक था, ये कहाँ तक जाएगा? 5 से 8 तक जाएगा यहाँ पर। और बच्चों का एज क्या होगा? बच्चों का जो एज होगा वहाँ पर 8 साल का था, या वहाँ पर 11 साल का था, यहाँ पर होगा 11 से 14 साल, 11 to 14 ईयर्स होगा। और क्लास क्या होगा इधर? क्लास बोलिए 5 to 8, तो ये होगा एज और ये होगा क्लास, ये बच्चों का इधर डेवलप होगा। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। यहाँ पर बच्चों का इस मिडिल स्टेज में यहाँ पर एक ट्रेनिंग कंपलसरी होगा, वो है वोकेशनल ट्रेनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब आउटसाइड द करिकुलम, करिकुलम के आप लोग का जो नॉर्मल जो करिकुलम उसका बाहर जाके जो पढ़ाई करते हैं उसको बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। किसको गार्डनिंग अच्छा लगता है तो गार्डनिंग करेगा, किसको टेलरिंग अच्छा लगता है टेलरिंग करेगा, किसको मछली पालना सीखना तो मछली पालेगा, किसको एग्रीकल्चर सीखना तो एग्रीकल्चर सीखेगा। इसको बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। अलग अलग वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, किसी को कुछ इंजीनियरिंग का कुछ मैकेनिक्स के ऊपर मतलब इच्छा है तो वो सीखेगा। तो यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ही फोकस दिया गया है। तो इस टाइम में क्लास 5 to 8 में हर बच्चा को कंपलसरी वोकेशनल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? ये बच्चों को जॉब ओरिएंटेड करने के लिए। किसके लिए? जॉब ओरिएंटेड। मतलब अभी इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? अभी इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? अब बड़े बड़े कंपनी में चल जाएंगे, उधर जो सॉफ्टवेयर आईटी वाले बैठे हैं, मैं किसी को अपमान नहीं कर रहा हूँ, उसको अगर एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे देगा ना, वो उसको नानी याद आ जाएगा, वो उस चीज़ को कर नहीं पाता क्योंकि वो बचपन से ये सब चीज़ नहीं सीखता था। लेकिन अभी क्या होगा कि हमारे जो इंडिया में मैक्सिमम बच्चे का ब्रेन बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग उससे क्या नहीं कर पाते? बोले बचपन से उसको ठीक ठाक से नरिश नहीं कर पाते। मतलब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता, उसको हम एक ही एजुकेशन पैटर्न में आप तक फैल देते थे कि तुम्हें हिस्ट्री जानना है, ज्योग्राफी जानना है, साइंस जानना है, मैथ्स जानना है, इसके बाहर कुछ जानने की जरूरत नहीं। लेकिन इसके अलावा अगर मैं उसको सिखाता कि इसको इस मशीन को ऐसे काम किया जाता है, टेलरिंग ऐसे किया जाता है, गार्डनिंग ऐसे किया जाता है, तो उस बच्चे के अंदर पढ़ाई के अलावा भी एक स्किल डेवलप होता। तो ये स्किल डेवलपमेंट के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग लाया गया है। इसके बाद बच्चों को कोडिंग सिखाया जाएगा। इधर बच्चों को कोडिंग सिखाया जाएगा। कोडिंग हमें प्रैक्टिस करना है, कोडिंग प्रैक्टिस या कंप्यूटर कोडिंग सबको सिखाया जाएगा। हमारे टाइम में, मैं भी जब क्लास 6 में था, मैं उधर कंप्यूटर खोल के पेंट बनाता, पेंट खोल के मैं पेंट से पिक्चर बनाता था। लेकिन अभी वो नहीं है कि वर्ड में कुछ टाइप करेंगे जाके पेंट खोल के पिक्चर बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अभी का जो टाइम है, अभी आप लोगों को क्लास 5 से लेके 8 मतलब 5, 6, 7, 8 इस क्लास में आप लोग, एक्चुअली इधर 5 to 8 में गलत लिखा है, 6 to 8 लिखना पड़ेगा क्योंकि उधर 5 तक तो वहाँ था, ये 6 to 8 होगा। तो 6, 7, 8 में क्या होगा? तो 6, 7, 8 में बच्चों का कोडिंग सीखना चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस टाइम में आप लोग ये कोडिंग सीखेंगे, ऐप बना लेंगे, सॉफ्टवेयर बना लेंगे, ऐसा नहीं है। इधर आप लोग को बेसिक कोडिंग सिखाया जाएगा। लेकिन जैसे कोडिंग का आप लोग का ABCD यहाँ से सीख पाएंगे, मतलब बाद में एक स्टेज पे बाद जाके जब सीखते हैं तो ब्रेन में बहुत लोड आता है, और बचपन से जब सीख के जाते हैं तो बाद में जाके आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा। तो कोडिंग सीखना इस स्टेज में कंपलसरी कर दिया गया है। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा आप लोगों को नॉर्मल जो सब्जेक्ट है मैथ, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये सब चीज़ें आप लोगों को थोड़ा हर एक सब्जेक्ट में आपको नॉलेज दिया जाएगा। थोड़ा करके हर एक सब्जेक्ट में आपको नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का मिडिल स्टेज। तो ये वाला कंप्लीट हो गया। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो जो 4 है उसमें हम लोग जाएंगे। उसको क्या लिखाऊं? उसको लिखाऊं एस का मतलब है सेकेंडरी स्टेज। आप लोग अभी जो क्लास 12 का एग्जाम देंगे, जो 11 का एग्जाम देंगे, जो 10 का एग्जाम देंगे, आप लोग अभी इस स्टेज में है। आप लोग अभी इस स्टेज में है। इस स्टेज का नाम है सेकेंडरी स्टेज। इसका टर्म क्या है? इसका टर्म है 4 इयर्स। इसका टेन्योर है 4 इयर्स, 4 साल होगा सेकेंडरी स्टेज। तो सेकेंडरी स्टेज एज क्या होगा? इसका एज होगा 14 से लेके 18 इयर्स, तो 14 से लेकर 18 साल एज होगा। और क्लास क्या होगा? क्लास होगा 9 to 12, 4 साल। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लास्ट 4 साल स्कूल जीवन का, स्कूल लाइफ का लास्ट 4 साल है ये वाला, क्लास 9 to क्लास 12। ये क्या है? सेकेंडरी स्टेज जिसे बोलते हैं, 4 साल का सेकेंडरी स्टेज। तो इधर आप लोग क्या सीखेंगे? इधर आप लोग का सबसे पहला जो होगा, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज आप लोग का, ये पहले नहीं था अभी आ चुका है, कि आप लोग यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट चूज कर पाएंगे। मल्टीपल सब्जेक्ट मतलब क्या है सर? पहले क्या होता था?
पहले कोई अगर साइंस में पढ़ता था उसको PCMB ये कॉम्बिनेशन लेना पड़ता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। लेकिन अगर कोई बच्चा बोलता मुझे बायोलॉजी पसंद नहीं है, मुझे पॉलिटिक्स पढ़ना है, पॉलिटी पसंद है, पॉलिटी लूंगा, तो वो नहीं ले पाता था। कोई कॉमर्स का बच्चा है वो बोल रहा मुझे इकोनॉमिक्स नहीं पसंद, मुझे इकोनॉमिक्स के अलावा मुझे फिजिक्स लेना है, तो वो पहले नहीं ले पाता था। लेकिन अभी से ये नियम पूरा खारिज कर दिया गया है। अभी से कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट लेके एग्जाम दे सकता है। तो ये आप लोग का मल्टीपल सब्जेक्ट चॉइस आप लोगों के पास लागू हो जाएगा। मतलब अभी आप लोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ आप लोग अपना एग्जाम दे पाएंगे। कि कोई बच्चा का चाहे तो उसको इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस लेके पढ़ सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। या अपना चॉइस से आप लोग सब्जेक्ट दे दीजिए। ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही एक अच्छा चॉइस लाया है कि मल्टीपल सब्जेक्ट। क्योंकि मैं भी देखो, मुझे हिस्ट्री पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था। ये जो आप देख रहे पा रहे, मैं इतना डिटेल्स में कैसे समझा पा रहा हूँ, तो ये सब भी तो ये हिस्ट्री की तरह ही है ना। मतलब फैक्ट्स आप लोगों को बता रहा हूँ। इधर तो कोई फिजिक्स नहीं है, मैं तो फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे हिस्ट्री के प्रति बहुत ही नैक था बचपन से। लेकिन मैं जब साइंस लेकर बाद में पढ़ा तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि हिस्ट्री में पढ़ूँ अपने HS सेक्शन में। तो मुझे मतलब बाध्य हो के मुझे क्या करूँ, मुझे अपने आप को मतलब समझा के हिस्ट्री को साइड में रखना पड़ा। लेकिन अभी का कोई बच्चा अगर उसको हिस्ट्री पसंद है तो फिजिक्स हिस्ट्री एक साथ पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत ही एक अच्छा आप लोगों के लिए चांस है कि मल्टीपल सब्जेक्ट आप लोग चूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, और भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आप लोग अभी सेमेस्टर 4 देंगे ना, तो सेमेस्टर सिस्टम भी यहीं से चालू हुआ। सेमेस्टर सिस्टम, तो ये भी हमारा क्या है, इसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आता है सेमेस्टर सिस्टम। पहले क्या होता था, एक ही बड़ा एग्जाम होता था हर एक क्लास में। जो फाइनल एग्जाम है 9, 10, 11, 12 में एक ही बड़ा एग्जाम होता था जिसको फाइनल एग्जाम बोलते थे। और बच्चों का क्या होता था टेंडेंसी कि सारा साल कुछ नहीं पढ़ेंगे, लास्ट का 2-3 महीना पढ़ के अच्छे से बोर्ड एग्जाम दे देंगे। लेकिन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या किया कि सेमेस्टर सिस्टम को हर साल में 6 मंथ का स्पैन देके हर 6 महीना में एक बड़ा एग्जाम आप लोग के लिए प्लान है। मतलब एक बड़ा बोर्ड एग्जाम के तरह हर 6 मंथ में। तो आप लोग को सारे साल, पूरे साल भर आप लोग को एजुकेशन पढ़ाई के अंदर आप लोग को रहना पड़ेगा। तो ये भी बहुत अच्छा आप लोगों के लिए पॉलिसी है कि सेमेस्टर सिस्टम चालू किया गया है। तो ये सेमेस्टर सिस्टम है। इसके अलावा आप लोगों को इस स्टेज में आप लोगों को क्या होगा बोलिए तो आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई के ऊपर नहीं, आप लोगों को वेरियस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। वेरियस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर भी डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये था आपका 5+3+3+4 आपके पूरा जो स्कूल लेवल का गवर्नमेंट का जो था वो पूरा यहाँ पर सिस्टमेटिक कर दिया। पहले था 10+2 मतलब क्लास 1 से 10 और 11 से 12 वो एक ही पैटर्न था। लेकिन अभी पूरा हर एक स्टेज को डिवाइड कर दिया गया है 5+3+3+4। कैसे होगा हर एक चीज हम समझ गए। बोलेंगे सर ये तो समझ गए हम लोग, अभी इधर है, इसका ग्रेजुएशन करेंगे, वो क्या होगा ग्रेजुएशन। अभी उसी में आ रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ग्रेजुएशन के बारे में क्या बोला है। तो यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और कैसा लग रहा है इन्फॉर्मेशन कमेंट करके बोलना कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ जितना सिंपल लैंग्वेज में हो आप लोगों को मैं समझा, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे ग्रेजुएशन स्टेज। तो ग्रेजुएशन क्या होगा, यह था पूरा स्कूल लेवल था, अभी होगा ग्रेजुएशन स्टेज में क्या डेवलप होगा देख लीजिए। अभी हम लोग देखेंगे ग्रेजुएशन। तो पहले ग्रेजुएशन जैसे कि BSc, BA, BCom ये सब जो था पहले 3 साल का था, लेकिन अभी 4 साल का कर दिया गया है। अभी सर बहुत सारे बच्चे चौंक जाएंगे, 4 साल क्या पढ़ेंगे, 4 साल हमारा 1 साल एक्स्ट्रा बढ़ गया। रुको हर एक चीज मैं समझाऊंगा इधर। तो इसका टोटल टेन्योर कितना है 4 इयर्स। लेकिन पहले क्या होता था, मैं पूरा चीज समझिए अच्छे से फिर मैं इसको समझाऊंगा। पहले क्या होता था 3 साल का जब ग्रेजुएशन था, अब एडमिशन ले लिए क्लास मतलब अब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आप लोग थे, तो फर्स्ट ईयर आपने पास कर लिया। फिर कुछ बच्चों क्या होता था फैमिली में कुछ इमरजेंसी हो जाता था या उसको कोई डिजीज हो जाता था या उसको कहीं पर बाहर जाना पड़ता था, तो उसको बीच में ग्रेजुएशन छोड़ देना पड़ता था। अब फ्यूचर में कभी वो फिर से अगर पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता था तो जो पहला साल वो पास किया था वो पूरा बेकार हो जाता, उसको फिर से स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ता था, फिर से उसे फर्स्ट ईयर पढ़ना पड़ता था। लेकिन अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इधर ऐसा नहीं है। इधर आप लोग जिस भी साल में छोड़ेंगे आप लोग बाद में जब कंटिन्यू करेंगे उसी साल से आप लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ये जो 4 साल है, 4 साल को ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट ईयर जो है ग्रेजुएशन का, फर्स्ट मतलब ये पहले क्या होता था 3 साल बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता था। मैंने भी जो ग्रेजुएशन किया था 3 साल बाद मुझे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिला है। मेरा जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो 3 ईयर
हमारा जो कोर्स है 3 ईयर का कोर्स है, लेकिन अभी जो ग्रेजुएशन होगा हर साल जब आप लोग पास करेंगे मार्कशीट के साथ आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट निकलेगा। तो फर्स्ट ईयर में जो आपको सर्टिफिकेट निकलेगा, फर्स्ट ईयर में आप लोगों को मिलेगा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट कोर्स। फिर आप लोगों को सेकेंड ईयर, अगर 2 ईयर आप लोग करते हैं तो 2 साल के बाद आप लोगों को क्या मिलेगा, 2 साल के बाद आप लोग को डिप्लोमा सर्टिफिकेट या डिप्लोमा का आप लोग को कोर्स मिलेगा, डिप्लोमा, ठीक है। तो 2 साल के बाद आप लोग को डिप्लोमा मिलेगा। फिर 3 साल के बाद पहले जैसे आप लोग को डिग्री मिलता था तो आप लोग को इधर डिग्री मिलेगा। बोले सर 3 साल के बाद डिग्री मिलेगी तो चौथा साल क्यों करेंगे? तो देखिए, अगर आप लोग 3 साल के बाद किसी जॉब का एग्जाम में बैठना चाहते हैं, यूपीएससी बैठना चाहते हैं, एसएससी सीजीएल बैठना चाहते हैं, डब्ल्यूबीसीएस बैठना चाहते हैं, रेलवे का, एनटीपीसी, कुछ भी एग्जाम बैठना चाहते हैं, तो आप लोग ये 3 ईयर के डिग्री में जाके आप लोग जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो सर आपको तो 4 साल लिखे थे, 3 साल लिखे, कैसा हुआ, कुछ समझ नहीं आया? देखिए, तो 4th ईयर जो है, 4 ईयर सिर्फ किन बच्चों के लिए है? 4 ईयर है उन बच्चों के लिए जो रिसर्च लाइन में जाना चाहते हैं, जो रिसर्च लाइन में जाना चाहते हैं। पहले जब कोई पीएचडी में बच्चा एनरोल होना चाहता था, कोई बच्चा अगर नेट एग्जाम में बैठना चाहता था, नेट एग्जाम के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी था आपका मास्टर्स डिग्री। नेट एग्जाम के लिए आपका एमएससी, एमए, एमकॉम, आप लोग का मास्टर्स डिग्री एलिजिबल क्राइटेरिया था। लेकिन अभी अगर आप लोग रिसर्च में बैठना चाहते हैं तो 4 साल ग्रेजुएशन के बाद ही आप लोग नेट एग्जाम के लिए, नेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, नेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे 4 साल के बाद के लिए। तो अगर जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो 3 साल बाद आप लोग पढ़ाई छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगा पढ़ाई बीच में मत छोड़िए, पूरा इसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 1 साल आपका ज़िंदगी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लाएगा, लेकिन आपका पूरा एजुकेशन कंप्लीट होकर रहेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सो बोलेंगे ये तो सर ग्रेजुएशन हम लोग समझ गए, अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो वो क्या करेगा? अगर और भी पढ़ना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन तो वो क्या करेगा सर? पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब क्या है सर? पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब एमएससी, एमकॉम, या आप लोग बोल सकते हैं एमए, बहुत लोग एमसीए डिग्री करते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये अलग अलग जो है। तो ये सब जो है, तो ये आपका 1 और 2 ईयर हो सकता है, 1 से 2 साल हो सकता है। बोले सर 1 साल या 2 साल? अगर आप लोग 4 ईयर ग्रेजुएशन करते हैं, अगर आप लोग 4 ईयर ग्रेजुएशन करते हैं, अच्छे समझिए, अगर आप लोग इधर 4 ईयर ग्रेजुएशन करते हैं तब आपके लिए होगा 1 ईयर पीजी कोर्स। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। अगर आप लोग बीच में कहीं पर गैप नहीं दिए, 4 साल आप लोग पास किए, तो आप लोग के लिए 1 साल में पीजी हो जाएगा। अगर आप लोग बेटा बोले मैं 3 साल बाद जॉब के लिए पढ़ने चला गया था, फिर मेरा जॉब हो गया, मैं जॉब कर रहा हूँ, अभी मुझे एमएससी करना है, तो क्या मैं 1 साल कर सकता हूँ? नहीं। अगर आपने 3 ईयर में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, 3 ईयर में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तब आपको 2 ईयर पीजी कोर्स पढ़ना पड़ेगा। 2 साल में पीजी कोर्स आपका कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाबू मैं 3 साल में इधर छोड़ दिया, इधर में 1 साल का फायदा ले लिया, ऐसे ना। गवर्नमेंट बहुत चालाक है, आप लोग का हर एक मोटिव वो जानता है। तो अगर आपने यहाँ छोड़ा, आपको इधर 2 साल करना है, अगर आप लोग यहाँ छोड़ा, आपको 1 साल करना है। तो अभी भी जो लोग करते हैं, मतलब पहले 3+2 था, पहले क्या था, ग्रेजुएशन 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल मास्टर्स, 5 साल, इधर भी 4 और 1 5 साल ही है, या 3 और 2 5 साल ही है। तो मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का टेन्योर ओवरऑल 5 साल है। समझ गए? पहले जो था अभी भी वो है, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का हमारा पूरा एकदम क्या है, हमारा ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। इसके अलावा पहले जो पीएचडी 5 साल का था, अभी क्या क्या इसके बाद का एजुकेशन, मतलब अभी कोई अगर पीएचडी करना चाहे तो उधर क्या क्या चेंज आया है। तो पीएचडी जो पहले 5 साल का था, अभी पीएचडी का टेन्योर कमा के 4 साल का कर दिया गया है। अभी पीएचडी का टेन्योर कितना साल कर दिया गया है? पीएचडी का टेन्योर अभी 4 इयर्स कर दिया गया है। पीएचडी का टेन्योर 4 इयर्स कर दिया गया है। और पहले जो डिग्री था एमफिल बोल का, मास्टर्स ऑफ फिलोसॉफी बोल के एक डिग्री था, इसको अभी कैंसिल कर दिया गया है। ये डिग्री अब से नहीं होगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एमफिल का डिग्री अभी कैंसिल कर दिया गया है। अभी एमएससी, एमए, एमकॉम के बाद आप लोग पीएचडी में जा पाएंगे। बहुत सारे आर्ट्स के बच्चे क्या करते थे, एमफिल करते थे, लेकिन अभी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एमफिल का डिग्री और नहीं रहा, उसको कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या चेंजेस आया है और देखते हैं। तो ये था मेजर चेंजेस। इसके अलावा और भी एक चेंजेस है कि पहले क्या होता था, 2020 के पहले हमारे एजुकेशन का कोई अलग डिपार्टमेंट ही नहीं था। हमारे इंडियन गवर्नमेंट का एजुकेशन का कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं था। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पहले हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट किसके अंदर आता था, बोले तो एमएचआरडी के अंदर आता था। एमएचआरडी मतलब मिनिस्ट्री
ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, MHRD। तो पहले हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंदर ही क्या आता था, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट आता था। मतलब हमारा इतना बड़ा इंडियन गवर्नमेंट था लेकिन उसका कोई अलग से एजुकेशन डिपार्टमेंट ही नहीं था। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हमारे एक नया डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये कब आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने के बाद ये वाला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमारा डेवलप किया गया। तो इसके बाद से भारत सरकार का क्या हुआ, भारत सरकार का एक अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट हुआ, अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट उनका एस्टेब्लिश हुआ। तो सीख पा रहे हैं, हमारे इतने साल पहले हमारा देश आज़ाद हुआ, इतने साल बाद 2020 में एक एजुकेशन का डिपार्टमेंट अलग से हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग। पहले इसके अंदर था, अभी इसके अंदर आ गया है। इसके अलावा और क्या गवर्नमेंट ने किया इसके अंदर, पहले आपका एजुकेशन में सिर्फ 1.6% GDP था, जिसको बढ़ा के अभी 6% GDP इंडिया का किस में जाएगा, 6% GDP किस में जाएगा, एजुकेशन में जाएगा। ये भी गवर्नमेंट ने चेंजेस लाया। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें बहुत ही अच्छा चेंजेस है। सबसे पहला चेंजेस है कि यहाँ पर आपका मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई छोड़ के अभी क्या हो रहा है, अभी स्किल ओरिएंटेड पढ़ाई के ऊपर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो अभी मार्क्स उतना कंपलसरी नहीं है कि ऐसा कि पहले एक स्टेटमेंट था ना, सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, वैसे ही आस्ते आस्ते होने में आ रहा है, देख पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। और हर एक चीज़ के बारे में हम लोग इधर देखे हैं कि इसका नाम क्या है, PhD का साल 4 साल कर दिया, पहले 5 साल था, इधर आपका 1 साल बच गया। तो ऐसे देखने से ये जो एजुकेशन पॉलिसी है मैं तो बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ। अभी बहुत सारे बच्चों का अंदर या बहुत सारे गार्जियन के अंदर इस एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर क्या था, अवेयरनेस नहीं था कि ये क्या होता है। तो मैंने कोशिश किया, आज बस सब कुछ तो समझाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने समझाने की कोशिश किया एक ही वीडियो के अंदर। मेन जो पॉइंट्स है, मतलब कोई भी अगर फर्स्ट टाइम भी ये वीडियो देखे, कोई भी अगर फर्स्ट टाइम ये चीज़ देखे तो वो भी ये वीडियो देख के समझ जाए कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्चुअली है क्या, इसमें क्या क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। इसमें अगर मैं बोलूँ ड्रॉबैक क्या है, एक ही ड्रॉबैक है कि यहाँ पर जो आप लोग का जो बाद का जो लेवल है सेमेस्टर 9 से लेके आप लोग को थोड़ा इंग्लिश ओरिएंटेड एजुकेशन थोड़ा हो जा रहा है, ये थोड़ा मैं ड्रॉबैक बोलूँगा, लेकिन ड्रॉबैक नहीं है। अगर इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो ओवरऑल ग्लोबल एनवायरनमेंट में आप लोग सर्वाइव कैसे कर पाएंगे, इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी आप लोग को डेवलप करना पड़ेगा। यही मुझे थोड़ा बहुत इसको लगा, इसके अलावा और मुझे कुछ इसका ड्रॉबैक उतना नहीं लगा है। तो अभी धीरे धीरे हो रहा है, सिर्फ ये नहीं, सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं, टीचर्स के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। अभी टीचर पहले क्या था, टीचर के लिए मिनिमम एजुकेशन पॉलिसी था 2 ईयर BEd, लेकिन बोला है अप टू 2030 हर एक टीचर को जो अभी नया टीचर होंगे वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd कोर्स उन्हें करना पड़ेगा, 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd कोर्स उन्हें करना पड़ेगा। हर एक टीचर को 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd कोर्स करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब इस 4 साल में क्या सिखाया जाएगा कि बच्चों का नया कैसे आप लोग स्किल डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि जो पुराने टीचर्स है विद ड्यू रिस्पेक्ट वो अभी टेक्नोलॉजी के साथ उतना वाकिबल नहीं है। मतलब जो नया टेक्नोलॉजी है, जो पुराने टीचर है वो टेक्नोलॉजी उनका दोस्त भी नहीं था, उनका जो जनरेशन था अलग जनरेशन था, वो लोगों में नया टेक एडवांस नहीं हो पाए हैं। वो नया जो टीचर आएंगे उन्हें टेक एडवांस करके भेजा जाएगा। तो ये सब चेंजेस धीरे धीरे हमारे इंडियन गवर्नमेंट ला रहे हैं। और ये सब कौन रेगुलेट करेगा, ये सब का जो रेगुलेटिंग बॉडी है वो कौन है, NCERT। ये स्कूल लेवल एजुकेशन के ऊपर पूरा कंट्रोल करेगा। और यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन के ऊपर कौन कंट्रोल करेगा, UGC। तब ज़्यादा डिटेल्स में आप लोगों को बोलूँगा नहीं मैं, जो आप लोगों को समझाना था एक एट अ ग्लैंस क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आई होप आप लोग समझ गए। इसके अलावा भी इस टॉपिक में अगर कुछ डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में बोलना, मैं कोशिश करूंगा आप लोग को डाउट सॉल्व करने के लिए। तो कैसा लगा आज का हमारा सेशन, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक कमेंट करके बोलिए कैसा लगा है। तो चलिए इसी के साथ आज आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस और थैंक यू।